नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के छोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी दोनों ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री जोधपुर में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं हिंदी में के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। अब बात करते हैं बीएसएफ के विषय में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर वर्ष 1965 को की गई थी और ये तब की गई थी जब वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान का युद्ध के मद्देनजर की गई थी। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक नियंत्रण की, तो ये पूरा गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसकी डिप्लॉयमेंट और तैनाती की बात करें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात होती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जब मुकाबला किया गया था तो बीएसएफ के जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर किया और नक्सलवाद को कहीं न कहीं समाप्त करने में बीएसएफ का बड़ा रोल है। हो सकता है आपसे मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो वहां पे ये सारे पॉइंट आप उल्लेख कर सकते हैं बीएसएफ के महत्व को। अब बात करें इसके ऑफिशियल यानी अधिकारी की, तो बीएसएफ के पास अधिकारियों का अपना कैडर होता है, लेकिन इसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल यानी जिन्हें महानिदेशक बोला जाता है के रूप में नामित किया गया है। इसके गठन के बाद से इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। अब बात करें इसके प्रतीक चिन्ह आदर्श वाक्य की, तो बीएसएफ के प्रतीक चिन्ह में अनाज के 2 दाने होते हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और अक्षराकृति बीएसएफ को गले लगाते हुए प्रतीत होते हैं। बीएसएफ का आदर्श वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य जो नीचे अंकित किया गया है इसके लोगो में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है लोगो के विषय में यूपीएससी प्रीलिम्स में और कई बार तो इंटरव्यू में भी पूछा गया है कई कैंडिडेट से, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और एआईआर और ऑल इंडिया रेडियो ने भी कवर किया था और जो कि डिफेंस सेक्शन की न्यूज ये भी है और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू कमीशन आईएनएस तुशील इन रशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना के लेटेस्ट मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को कमीशन यानी शामिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं आईएनएस तुशील के विषय में। तुशील का अर्थ होता है प्रोटेक्टर शील्ड यानी रक्षा कवच और इसका शिखर अभेद कवच का प्रतिनिधित्व करता है। आईएनएस तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 का एक एडवांस क्रिवाक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है जिसमें 6 पहले से ही सेवा में हैं। इस श्रृंखला का यह 7वां जहाज आईएनएस तुशील है जो 2 एडवांस अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों में से पहला है जिसके लिए अनुबंध पर अक्टूबर 2016 में जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि राज्यसभा पासेस बिल टू स्ट्रीमलाइन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। हाल ही में राज्यसभा ने ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पारित किया है जो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 तेल क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल क्षेत्र का विस्तार इसमें किया गया है। वर्तमान में वर्ष 1948 के अधिनियम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही ऐसे 2 पदार्थ हैं जिन्हें खनिज तेल के रूप में परिभाषित किया गया है। विधेयक परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शैल गैस को शामिल करता है। पेट्रोलियम लीज की शुरुआत, केंद्र की रेगुलेटरी पावर्स का विस्तार और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस यानी अपराधों का अपराधीकरण समाप्त करना यानी गैर अपराधीकरण करना उनको। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कंसर्न यानी चिंताएं क्या हैं। कई विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि विधेयक राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और प्राइवेट प्लेयर को उनके संचालन के तरीके में एक निश्चित मात्रा में डिस्क्रेशन यानी विवेकाधिकार प्रदान करेगा। इस पूरी न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर पढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है। यूपी इन्वोक्स एस्मा इम्पोजेस 6 months बैन ऑन प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस यानी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम को लागू किया है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी ऐसे जुड़े हुए कानूनों से क्वेश्चन पूछता रहा है तो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ सकता है, पीटी में अच्छे से कवर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और अधिकारियों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा
हड़ताल पर 6 महीने की अवधि के लिए बैन यानी प्रतिबंध लगाते हुए एस्मा यानी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम को लागू किया है। अब बात कर लेते हैं एस्मा के विषय में। यह निर्णय राज्य में होने वाले आगामी महाकुंभ और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर लिया गया है। आप जानते हैं महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए न केवल बल्कि भारत सरकार के लिए एक बड़ा आयोजन है जो 12 साल के बाद होने जा रहा है। निश्चित रूप से महाकुंभ के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। अब बात कर लेते हैं इस अधिनियम के प्रोविजन के ऊपर। यह पुलिस को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और 1 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों को लगाने का अधिकार प्रदान करता है, जो किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत अवैध हड़ताल के लिए उकसाने पर दिया जा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाई डज आरबीआई वांट्स अ हेज अगेंस्ट डॉलर रिलायंस बट नॉट पुश फॉर द डी डॉलराइजेशन। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को कहा कि भारत डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर विमुक्तिकरण का प्रयास नहीं कर रहा है तथा डोमेस्टिक करेंसीज यानी घरेलू मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने वाले हाल के उपायों का उद्देश्य भारतीय व्यापार को डी रिस्क यानी जोखिम मुक्त करना है। अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर विमुक्तिकरण के विषय में। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। डी डॉलराइजेशन के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हाल के ही बियॉन्ड क्लासरूम सेशन यानी जो 6 दिसंबर को YouTube पर अपलोड किया गया है, कृपया आप देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ट्रम्प कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर इन यूक्रेन, सेज अ यूएस विथड्रॉल फ्रॉम नाटो इज पॉसिबल। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में इमीडिएट सीज फायर यानी तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और नाटो से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटने के लिए अपने खुलेपन को दोहराया है कि किसी भी समय अगर अमेरिका नाटो से हटता है तो ये कोई आश्चर्यजनक न्यूज नहीं होगी, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में चल रहा है। अब बात करते हैं नाटो के विषय में। वर्ष 1949 में बनाया गया यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। बात करें नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की तो उसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। नाटो के प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक सदस्य राष्ट्र पर हमला उन सभी नाटो सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थापित है। तो साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।